जगमगाती हुई बल्बों की सीरीज, आसमान पर चमकते पटाखों की सुंदर रोशनी, घोड़े पर सवार वो शख्स जो आज रात संध्या का जीवन साथी बन जाएगा। घर में खुशियों का माहौल, इन सबके बीच धड़कता संध्या का दिल अपने जीवन की नई पारी के इंतजार में खोया हुआ था। 7 फेरे और मांग में सिंदूर भरते ही संध्या पत्नी बनकर हमेशा के लिए अपने जीवन साथी वैभव की हो गई। जिस आंगन में उसने जन्म लिया था, उस आंगन की आज वह मेहमान बन गई। गम और खुशी के बीच के यह पल बड़े ही अजीब होते हैं। एक तरफ बाबुल का आंगन टूटने का गम होता है, तो दूसरी तरफ नए परिवार से मिलने की खुशी भी होती है। संध्या के पिता ने बहुत खोजबीन करने के बाद अनेक रिश्तों में से यह रिश्ता पसंद किया था। पढ़ा लिखा परिवार, आर्थिक तौर पर संपन्न, अच्छा लड़का, अच्छी नौकरी, बस यही सब तो देखा जाता है। और इस सब के बीच में होता है सबसे बड़ा विश्वास। विश्वास जो एक दूसरे पर किया जाता है, उसका कोई सबूत नहीं होता। इसी विश्वास की डोर से बंधा था संध्या और वैभव का रिश्ता। संध्या भोपाल के गर्ल्स डिप्टी कॉलेज में लेक्चरर थी। उसने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था ताकि ससुराल जाकर जबलपुर में किसी नए कॉलेज में नौकरी कर लेगी। मायके से विदा होकर संध्या ससुराल आ गई, जहाँ उसे सास के रूप में प्यारी सी वैभव की माँ निराली मिली। एक ननद भी मिली जिसकी शादी हो चुकी थी। कुछ नज़दीकी रिश्तेदार भी थे। निराली ने तो आते ही संध्या पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी की ही तरह उसका भी ख्याल रख रही थी, ताकि उसे घर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गृह प्रवेश से लेकर रात के 9 बजे तक निराली न जाने कितनी बार संध्या के पास गई और उसे चाय पानी नाश्ता हर चीज़ के लिए पूछती रही। आज निराली को अपनी बेटी की विदाई की घड़ी याद आ रही थी। वह दृश्य कितना दर्दनाक और ममतामयी होता है। वही भावनाएं उनके दिल में आज संध्या के लिए भी उमड़ रही थी। वैभव का कमरा हल्के गुलाबी रंग के गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। दोनों की आज पहली रात थी, मिलन की रात। वैभव ने संध्या का घूंघट उठाते हुए कहा, संध्या, आज मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं लाया हूँ। तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हारी पसंद से लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। संध्या ने अपनी झुकी हुई खूबसूरत पलकों को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा असली उपहार तो आप ही हैं। उसके बाद वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 2-3 दिनों में सब मेहमान भी चले गए। अब घर में वैभव, निराली और संध्या ही थे। बहुत ही प्यार और सुकून से समय गुजर रहा था। संध्या को वैभव और निराली से इतना प्यार मिल रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो अधिकतर यही सुना था कि शादी के बाद लड़की को अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है, अपनी बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ सहन करना और सुनना भी पड़ता है। किंतु उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। धीरे धीरे प्यार लुटाना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी की ही तरह उसका भी ख्याल रख रही थी, ताकि उसे घर में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गृह प्रवेश से लेकर रात के 9 बजे तक निराली न जाने कितनी बार संध्या के पास गई और उसे चाय पानी नाश्ता हर चीज़ के लिए पूछती रही।
आज निराली को अपनी बेटी की विदाई की घड़ी याद आ रही थी। वो दृश्य कितना दर्दनाक और ममतामयी होता है। वही भावनाएं उसके दिल में आज संध्या के लिए भी उमड़ रही थी। वैभव का कमरा हल्के गुलाबी रंग के गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। दोनों की आज पहली रात थी, मिलन की रात। वैभव ने संध्या का घूंघट उठाते हुए कहा, संध्या, आज मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं लाया हूँ। तुम्हारे साथ ले जाकर तुम्हारी पसंद से लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। संध्या ने अपनी झुकी हुई खूबसूरत पलकों को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा असली उपहार तो आप ही हैं। उसके बाद वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 2-3 दिनों में सब मेहमान भी चले गए। अब घर में वैभव, निराली और संध्या ही थे। बहुत ही प्यार और सुकून से समय गुजर रहा था। संध्या को वैभव और निराली से इतना प्यार मिल रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो अधिकतर यही सुना था कि शादी के बाद लड़की को अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है, अपनी बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ सहन करना और सुनना भी पड़ता है। किंतु उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। धीरे धीरे संध्या के साथ वैभव और निराली का रिश्ता तो उतना ही प्यार भरा था, किंतु संध्या को महसूस हो रहा था कि यहाँ सब कुछ सही नहीं है। वह वैभव से पूछना चाहती थी, पर कैसे? आर्थिक संपन्नता के नाम पर उसे संपन्नता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हर चीज़ में काट कपट की जा रही थी। उसने कई बार वैभव और निराली को धीरे धीरे कुछ बात करते भी सुना था। आर्थिक तंगी का सामना करते अपने परिवार के हालात समझने में संध्या को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसे हर समय कुछ कमी सी लगती ही रहती थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए आखिर संध्या से क्या क्या और कब तक छुप सकता था। वह सोचती रही कि वैभव से बात करूंगी, पर कर ना पाई। संध्या के विम्रत स्वभाव और उसके संस्कार उसे रोक रहे थे। संध्या की मम्मी अक्सर उसे फ़ोन करके हाल चाल पूछती रहती थी, कैसी हो बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। अपने मम्मी पापा को वह बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती थी। वह अपने घर की इकलौती लाडली बिटिया थी। वह जानती थी कि अगर उसे काटा भी चुभ जाए तो चीख मम्मी के मुंह से निकलती है। एक दिन घर की साफ सफाई करते समय संध्या को वैभव के पास बुक मिली, जिसमें उसे वैभव की इतनी कम सैलरी देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उन्हें बताया तो यह कहा गया था कि वह कॉलेज में लेक्चरर है, परमानेंट भी है और अच्छी खासी तनख्वाह पाता है। पर यह पासबुक तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। संध्या ने अपना पक्का मन बना लिया कि आज रात को वह वैभव से बात ज़रूर करेगी। आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। संध्या का मन विचलित हो रहा था। कई तरह के प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। क्या वैभव और उसके परिवार ने झूठ कहकर ये रिश्ता किया है? क्या वैभव ने उसके साथ विश्वासघात किया है? संध्या बहुत परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी, कितने अच्छे हैं ये लोग,
आखिर वह ऐसा क्यों करेंगे? क्या कोई मजबूरी? उसे इन सभी प्रश्नों के जवाब चाहिए थे। संध्या रात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के भोजन के उपरांत जब वे अपने कमरे में गए तब संध्या ने वैभव से पूछा, वैभव, तुम किस कॉलेज में पढ़ाते हो? नाम क्या है कॉलेज का? मैं सोच रही हूँ मैं भी वहीं अप्लाई कर दूँ। दोनों साथ आएंगे जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा। नहीं संध्या, वैभव के मुंह से अचानक ही निकल गया। क्यों मना कर रहे हो वैभव? तुमने तो आज तक मुझे अपने कॉलेज का नाम तक नहीं बताया। क्या बात है संध्या? आज तो तुम बिल्कुल वकील की तरह पूछताछ कर रही हो। तब संध्या ने वह पासबुक निकालकर वैभव के सामने रख दी और पूछा, वैभव, किस कॉलेज में इतनी कम सैलरी मिलती है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता कर लिया है। वैभव, मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि यहाँ सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें बताया गया था। कितनी जल्दी तुम मुझे सच्चाई बता दो, उतना ही हमारे और हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। संध्या के मन में तूफान उठा हुआ था। झूठ और विश्वासघात, यही दो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि झूठ बोलकर उसे फंसाया गया है। उसके मन में बार बार विचार आ रहा था कि क्या उसे अपने परिवार में वापस लौट जाना चाहिए। वैभव शांत बैठा हुआ संध्या के गुस्से को देख रहा था। वह समझ रहा था कि संध्या का यह गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। वह सोच रहा था कि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तभी उससे बात करना ठीक रहेगा। उसने कहा, संध्या प्लीज नाराज मत हो, मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। बस पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी नाराजगी मुझे शर्मिंदा कर रही है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बस मुझे विश्वासघाती मत समझना। संध्या नाराज होकर रजाई से मुंह ढककर दूसरी तरफ करवट करके लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। वह सोच रही थी कि बिना किसी को कुछ भी बताए वह रात को चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। वैभव ने उसे मनाने के लिए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, संध्या प्लीज मान जाओ ना। संध्या ने एक झटके से दूर होते हुए कहा, प्लीज वैभव, मुझे सोने दो। अब हम कल ही बात करेंगे। बिस्तर पर चुपचाप लेटे लेटे वैभव की नींद लग गई। संध्या ने देखा कि वैभव सो गया है। उसने तुरंत ही अपना सूटकेस निकाला। उसमें ज़रूरी कुछ थोड़ा सा सामान रखा और कमरे से बाहर निकल गई। घर से बाहर आंगन में जैसे ही उसने कदम रखा, उसे अपने पांव भारी लगने लगे, मानो वह आंगन से बाहर जाने के लिए तैयार ही ना हो। अग्नि के सक्षम लिए हुए 7 फेरों की ताकत ने संध्या के पैर दहलीज के बाहर नहीं जाने दिए। उसे वह 7 वचन याद आ गए जो उन्होंने एक दूसरे को दिए थे। वैभव का प्यार, अपनी सुहाग रात, सब कुछ इन पलों में उसकी आंखों में दृष्टिगोचर हो गए। वह खुद ही खुद से बात करने लगी, ये क्या कर रही है संध्या? जीवन साथी है वह तेरा। 7 फेरे लिए हैं अग्नि को साक्षी मानकर। उसके साथ क्या इस
इम्तिहान की घड़ी में तू मैदान छोड़कर भाग जाएगी। पढ़ी लिखी है तू, वैभव के कंधे से कंधा मिलाकर मुसीबत का सामना कर सकती है, उससे निपट सकती है, उसे ताकत दे सकती है, हिम्मत दे सकती है और इस घर को रौनक दे सकती है। क्या तूने वैभव की बात सुनी? उसकी क्या मजबूरी थी? यह जानी नहीं, अभी भी बताने में शायद वह डर रहा है। इतना समय हो गया तुझे उसके साथ, क्या उसने कभी भी किसी बात के लिए मना किया? हमेशा इज्जत से पेश आया, कितना ख्याल रखता है और प्यार तो बेइंतहा करता है। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुझे उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। यदि वह करोड़पति होता और व्यवहार खराब होता तब तू क्या करती? सोचते हुए वह वहीं रुक गई। नहीं नहीं, मुझे वैभव का साथ देना चाहिए। उसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझ पर भी तो विश्वास किया होगा कि मैं उसका साथ दूंगी। इस पवित्र बंधन के सातों वचनों को निभाऊंगी। मैं भी तो वही गलती कर रही हूँ, उसे बिना बताए उसका विश्वास तोड़कर जा रही हूँ। भगवान की यही मर्जी है कि मैं वैभव का साथ दूँ, इसलिए तो यह विवाह हुआ है। माँ भी तो कितना प्यार करती है, जान छिड़कती है मुझ पर। क्या उन्हें इस तकलीफ के समय में धोखा देकर उसका दिल तोड़कर मैं जा सकती हूँ? इतनी बड़ी गलती नहीं। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। पलंग के नीचे धीरे से सूटकेस रखकर वह वैभव के पास जाकर लेट गई। उसके माथे का चुम्बन लेते हुए उसने पूछा, वैभव तुम जाग रहे हो ना? इतना पूछते समय संध्या को वैभव की आंखों के किनारे से आंसू की सूखी हुई रेखा दिखाई दी, जो बहकर शायद अब तक सूख चुकी थी। उसने अपने हाथों से उस रेखा को पोंछते हुए कहा, नाराज हो? मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था वैभव, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। वैभव ने आंखें खोली और कहा, हाँ संध्या, जाग रहा हूँ लेकिन शर्मिंदा हूँ। नाराज नहीं, तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन वैभव, मैं नाराज जरूर थी। सूटकेस लेकर जाने के लिए निकल भी पड़ी थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे रोक लिया। जीवन साथी हूँ तुम्हारी, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। सिर्फ तुम मुझे सच्चाई से मिलवा दो। संध्या, यह लंबी कहानी है। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था तब एक लड़की मुझसे प्यार करने लगी थी। पागल थी वह मेरे लिए। मैं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और दिमाग से भी उतनी ही होशियार। उसे इस बात का बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि यदि वह किसी को पसंद करेगी तो वह इंसान बहुत ही भाग्यशाली होगा। एक दिन उसने मुझसे अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, वैभव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में कभी भी उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग थी ही नहीं। मैंने उसे इनकार कर दिया। वह यह सहन न कर पाई। मुझे धमकी देते हुए उसने कहा, वैभव, तुम्हें यह इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। देख लेना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगे। मेरे इनकार को उसने अपमान समझकर मन ही मन
मुझसे दुश्मनी कर ली। मैंने उस समय उसकी बातों को बचपना समझकर टाल दिया, पर वह उसका बचपन नहीं, उसकी जिद थी। वह हमारे कॉलेज का आखिरी वर्ष था। जिस दिन मैंने उसे मना किया, उसके बाद सिर्फ 10 दिन ही की पढ़ाई ही शेष रह गई थी। उसके बाद छुट्टियां थी और फिर परीक्षा। हमारे परीक्षा के सेंटर भी अलग ही थे। मतलब उसके बाद वह मुझसे मिली ही नहीं। धीरे धीरे मैं तो सब कुछ भूल गया। समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपने लिए टीचिंग की लाइन पसंद की। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे अपने ही शहर जबलपुर के कॉलेज में नौकरी मिल गई। हॉस्टल की लाइफ के बाद अब अपने परिवार के साथ रहना था, इसलिए मैं बहुत खुश था। इसी बीच हमारे रिश्ते की बात भी चलना शुरू हो गई थी। मैं अपने कॉलेज में बहुत खुशी से अपनी टीचिंग में व्यस्त था। एक दिन अचानक मैंने उसी लड़की को मेरे कॉलेज में देखा। मैं हैरान रह गया। वह भी इंटरव्यू देकर यहाँ टीचिंग के लिए आई थी। संध्या। मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे बदला लेने के लिए ही इस कॉलेज में आई है। वह इतनी जिद्दी है और इतना नीचे गिर सकती है, यह बात मेरी समझ से परे थी। खैर, वह भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वह भी मेरी ही तरह लेक्चरर बन गई। मेरी और उसकी कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई। मुझे देखकर वह अक्सर मुंह फेर कर निकल जाती थी। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। इस तरह 2 माह गुजर गए। मैं एक दिन स्टाफ रूम में अकेला बैठा कुछ पढ़ रहा था। तब वह भी वहां आई और मुझे अकेला देखकर उसने तुरंत ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मुझसे आकर लिपट गई। मैं घबरा गया और मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? वह यह सब जानबूझकर अपने प्लान के मुताबिक कर रही थी। कुछ ही पलों में वह पीडीएफ खत्म हो गया। तभी दूसरी सीनियर प्रोफेसर रूम में आई। दरवाज़ा बंद देखकर उन्होंने खटखटाया। तब वह लड़की मुझे छोड़ो, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया। वह उस प्रोफेसर मैम से लिपट गई और कहने लगी, थैंक यू मैम, अच्छा हुआ आप समय पर आ गई, वरना वह कहते हैं ना, संध्या की प्रत्यक्ष को प्रणाम की क्या ज़रूरत। कई बार सच भी झूठ लगता है और झूठ भी सच। उस समय उस प्रोफेसर ने जो भी देखा वह उनके लिए सच था, लेकिन सच में तो वह झूठ ही था। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, परंतु मेरी बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया। मैं निर्दोष था। संध्या यह सच्चाई मैं जानता था और वह लड़की जानती थी। बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। मेरी कोई भी दलील न सुनते हुए उन्होंने सीधे मुझसे इस्तीफा मांग लिया। यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला लिया। संध्या, ये कैसी विडंबना है हमारे समाज की कि वह हमेशा लड़की को ही सही मानता है। इसलिए मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और बिना सोचे समझे निर्णय भी ले लिया। मेरे घर पर भी यह बात सबको पता चल गई। अपने ताऊ जी की जान पहचान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की ताकि कोर्ट केस न हो पाए। पापा ने पानी के समान पैसा भी बहाया। तुम तो जानती हो ना,
अपना काम जो कि बिगड़ चुका है उसमें यदि किसी की मदद लेनी हो तो कितना खर्च करना पड़ता है। किसी तरह से कोर्ट केस से तो मैं बच गया। वह लड़की तो केवल इतना ही करना चाहती थी, उसे अदालत के झंझट में शायद नहीं पड़ना था। वह भी डरती होगी ना कि कहीं उसका झूठ न पकड़ा जाए। ऐसा लगता है मानो वह केवल मुझे इस तरह जाल में फंसाने ही आई थी। इस घटना के तुरंत बाद वह कॉलेज छोड़कर चली भी गई। इतने बड़े आघात से पापा को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने उन्हें देखकर बताया कि उनके इलाज में कम से कम 15 लाख रुपये लगेंगे। दीदी की शादी के बाद पापा के जीपीएफ में कितना भी पैसा बचा था वह सारा निकाल कर उनके इलाज में लगा दिया। फिर भी पापा को हम नहीं बचा पाए। मेरे ताऊजी और तुम्हारे पापा के बीच की दोस्ती के कारण हमारा रिश्ता तो होना ही था। अपनी सगाई भी हो चुकी थी। उसके कुछ दिनों बाद ही यह घटना हो गई। तब हमने ताऊजी से कहा था कि शादी रोक देते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, पर ताऊजी ने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा परिवार है, पढ़ी लिखी बहुत ही शालीन लड़की है, यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। पापा का फैसला भी यही था कि ताऊजी जो कहेंगे वही होगा। पापा हमेशा ताऊजी की बात मानते थे और हर काम उनसे पूछकर ही करते थे। माँ और मैं असमंजस की स्थिति में थे कि क्या करें। इस समय हालात ठीक नहीं है। तब ताऊजी ने हमें समझाया कि बेटा यह दिन हमेशा ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शादी की तारीख भी अब तक निश्चिंत हो चुकी थी। ताऊजी ने कहा इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आखिर हमने उनकी बात मान ली। संध्या हमारी सगाई और शादी के बीच केवल 6 माह का ही अंतर था। उसी बीच ये घटना घट गई। हमारी कई बार फ़ोन पर बात भी हुई थी, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। शायद डरता था कि कहीं तुम यह सब सच समझकर मना न कर दो। शायद मैं तुमसे प्यार भी करने लगा था। संध्या तुम चिंता मत करो, ये काले बादल कुछ ही दिनों के हैं, यह ज़रूर हट जाएंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे वश में होगा और जितना भी मैं कर सकूँगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? संध्या ने वैभव से पूछा। कौन थी वह लड़की जिसने तुम्हारे इनकार करने के कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का इतना घटिया षड्यंत्र रच डाला? वैभव ने कहा, कॉलेज की एक ग्रुप फोटो है मेरे पास। मैंने उसे सामने से हटा दिया था क्योंकि उसमें उस लड़की पर नज़र पड़ते ही मुझे वही सब याद आ जाता है। वैभव, मैं वह तस्वीर देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ संध्या, क्यों नहीं। वैभव ने वह तस्वीर निकालकर संध्या के हाथों में देते हुए कहा, देखो ये है वह लड़की। संध्या ने ध्यान से देखते हुए, कौन सी वैभव? ये वाली? हाँ यही है। उसे देखते ही संध्या के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, यह तो शालिनी है। हाँ संध्या, यह शालिनी ही है। क्या तुम जानती हो इसे? हाँ मैं जानती हूँ, बहुत ही घमंडी और एकदम तुनक मिजाज लड़की है वह। वैभव, जब हम 9वीं कक्षा में थे तब यह लड़की किसी दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में आई थी।
बहुत ही मगरूर टाइप की, लेकिन बहुत ही होशियार, साथ ही उतनी ही खूबसूरत थी। उसे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस क्लास में सिर्फ वह है, उसके आगे कोई भी टिक ना पाएगा। यही तो थी उसकी मानसिकता। जिस दिन वह आई थी उस दिन मैं अनुपस्थित थी। अगले दिन जब मैं कैलाश में आई तब मुझे देखते ही उसका मुंह बिगड़ गया और कुछ ही दिनों में वह यह भी समझ गई कि यह है जो उसे टक्कर दे सकती है। फिर भी उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। वैभव हुआ यूँ कि 9वीं कक्षा में पूरी क्लास में मैं फर्स्ट आ गई और वह हो गई सेकंड। इस बात को वह हजम नहीं कर पाई। उसे इतना अपमानित महसूस हुआ कि उसने हमारा स्कूल ही छोड़ दिया। जाते वक्त वह मुझे चैलेंज करके गई कि देख लेना, 10वीं बोर्ड में तो वह पूरे शहर में टॉप करेगी। अगले वर्ष 10वीं की परीक्षा के जब रिजल्ट आए तब भी मैंने ही पूरे शहर में टॉप किया था और वह तब भी दूसरे स्थान पर थी। तब मैंने सोचा था कि क्या अब शालिनी यह शहर भी छोड़ कर चली जाएगी। बस उसके बाद वह कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रही, उसके विषय में कभी कुछ सोचा ही नहीं। वैभव मुझे लगता है मैं उसे भूल गई थी, किंतु शायद वह मुझे नहीं भूली। मुझे समझ नहीं आ रहा वैभव कि हमारी सगाई के बाद यह बदला वह तुमसे ले रही थी या मुझसे, या फिर हम दोनों से। मुझे लगता है कि वह हमारे बारे में सब जानती थी। तुमने उसके प्यार को ठुकराया और सगाई मेरे साथ की, जो उसकी नज़रों में उसकी सबसे बड़ी ही कॉम्पिटिटर, यह यूँ कह लो कि दुश्मन थी। हमारी सगाई के बाद उसने हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया। यह इत्तेफाक नहीं है वैभव, यह जानबूझकर सोची समझी साजिश है। तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने वह कॉलेज भी छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता कि उसके घर वाले कैसे हैं, जो कभी उसे किसी बात के लिए मना नहीं करते। हाँ संध्या, तुम ठीक कह रही हो। मैंने पता लगवाया था, वह बहुत ही बड़े घर की इकलौती शहजादी है, जहाँ उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। इसलिए तो उसे किसी भी बात की फिक्र ही नहीं होती। जो उसके मन में आता है बिना सोचे समझे करती है। उसे इस कॉलेज में आकर नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। आश्चर्य की बात तो ये है वैभव कि तुम्हारी उस प्रोफेसर ने शालिनी की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया। यदि कोई ध्यान से सोचे और समझे तो उसे ये बात तुरंत समझ आ जानी चाहिए थी कि वह झूठ बोल रही है। किसी भी लड़की के साथ कोई भी लड़का दिन दहाड़े भरे कॉलेज में ऐसा कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। परंतु शायद किसी ने भी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की। हाँ संध्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि लड़कों को शक के कटघरे में तुरंत खड़ा कर दिया जाता है। इसी का फ़ायदा शालिनी जैसी लड़कियां उठाती हैं। संध्या, नारी तो नारायणी है, यही कहा जाता है ना, पर हर नारी नारायणी हो यह ज़रूरी तो नहीं। अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो वैभव, अपने पति की इज्जत की रक्षा करना मुझे अच्छी तरह आता है।
एक स्त्री ने तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाया है। अब एक स्त्री ही तुम्हें इस दाग से मुक्त भी करवाएगी। लेकिन कैसे संध्या? वैभव, तुम्हारी बेगुनाही का कहीं न कहीं कुछ न कुछ सबूत तो अवश्य ही होगा और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। अब संध्या के दिमाग में केवल एक ही फितूर था कि किसी भी तरह से वैभव के उतने ही मान सम्मान के साथ उसी कॉलेज में वापस लेकर जाना होगा। पर कैसे? बहुत विचार विमर्श करने के बाद उसने खुद उस कॉलेज में पढ़ाई के लिए आवेदन पत्र दे दिया। उन्हें भी इस समय लेक्चर की ज़रूरत थी। उन्होंने तुरंत ही संध्या को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। कुछ ही दिनों में संध्या को वह नौकरी मिल गई। संध्या को उसी कॉलेज में नौकरी मिलने की बात सुनकर निराली ने चिंतित होकर कहा, संध्या बेटा, क्या उसी कॉलेज में नौकरी करना ठीक रहेगा? हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ही सोच समझकर कर रही हूँ। वंदना को जब पता चला तब उसने भी संध्या को फ़ोन करके कहा, भाभी, मैं जानती हूँ आपने कुछ तो सोचा ही होगा, बस डर लगता है। आप अपना ख्याल रखना। वंदना, डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी। अपने विनम्र स्वभाव के कारण जल्दी ही संध्या की सबसे दोस्ती हो गई। स्टूडेंट भी उसे बहुत ही इज्जत देते थे क्योंकि वह पढ़ाती ही इतना अच्छा थी। कुछ ही समय में संध्या ने प्रोफेसर मलिक से दोस्ती कर ली, जो कि उस घटना की चश्मदीद गवाह थी। दोनों की काफ़ी अच्छी पटने लगी थी। एक दिन संध्या अपने फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में बैठकर कॉलेज का एल्बम देख रही थी। एल्बम देखते देखते अचानक ही वह उठकर खड़ी हो गई। छुट्टी लेकर वह तुरंत ही अपने घर चली गई। उसने वैभव को फ़ोन करके कहा, वैभव, जल्दी से घर पहुँचो। क्यों, क्या हुआ संध्या? तुम घर आओ फिर बताती हूँ। टेंशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि चिंता की कोई बात नहीं है। वह भी उसी वक्त छुट्टी लेकर घर पहुँच गया। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ संध्या? वैभव, तुम्हारे कॉलेज की उस समय की ग्रुप फोटो है क्या, जब तुम और शालिनी एक साथ पढ़ रहे थे? हाँ संध्या, बिल्कुल होगी, ढूंढना पड़ेगा। लैपटॉप में सभी फ़ोटो स्टोर करके रखी है, ढूंढो वैभव, वही तुम्हारी बेगुनाही का सच्चा सबूत होगा। वैभव ने ढूंढकर कॉलेज का वही ग्रुप फोटो निकाल कर संध्या को दिखा दिया, जिसमें पूरी क्लास के साथ शालिनी भी उस फोटो में बिल्कुल वैभव के आगे खड़ी थी। दूसरे दिन संध्या वह फोटो लेकर कॉलेज पहुंची। सबसे पहले अपने प्रोफेसर मलिक से बात करना ठीक समझा, परंतु कॉलेज में नहीं, कहीं बाहर। वह सोच रही थी, इत्मीनान से बैठकर बातें करनी है, समय लगेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने प्रोफेसर मलिक से कहा, मलिक मैम, आज सर में थोड़ा दर्द है, चलो ना कैंटीन चलते हैं। अरे संध्या, मेरा घर तो पास ही है, चलो ना, मैं तुम्हें अदरक वाली बढ़िया मसाला चाय पिलाती हूँ। संध्या की तो मानो लॉटरी ही लग गई। वह तुरंत ही तैयार हो गई। वह मलिक मैम के साथ उनके घर आ गई। चाय पीने के बाद संध्या ने कहा, मैम, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही खास बात करने के लिए आई हूँ। सर दर्द तो सिर्फ एक बहाना था। बोलो ना संध्या, क्या बात है? एकदम उदास
मायूस सी लग रही हो। हाँ मैम, उदासी तो इसी कॉलेज ने दी है। यह क्या कह रही हो संध्या? क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। मैं आपको भूतकाल में ले जाना चाहती हूँ, उस पुरानी घटना की याद दिलाना चाहती हूँ जो कुछ समय पहले इसी कॉलेज में घटी थी, जिसकी चश्मदीद गवाह आप बनी थी। क्या कह रही हो संध्या? हाँ मैम, आप मेरी पूरी बात को पहले बहुत ध्यान से, शांत मन से, इत्मीनान से सुन लेना, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देना। मैम, मुझे आप यह बताएं कि एक लड़का कॉलेज के स्टाफ रूम में दिन दहाड़े, जबकि पूरा कॉलेज हाजिर है, रूम का दरवाज़ा बंद करके क्या किसी भी लड़की के साथ बदसलूकी कर सकता है? क्या उसे इस बात का डर नहीं होगा कि शोर मचेगा और रूम के बाहर भी जाएगा? कभी भी कोई भी रूम में आ सकता है। मलिक मैम समझ गई और उन्होंने कहा, संध्या, क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मैंने झूठ कहा था? मैंने जो देखा वही तो सच माना और उसी का साथ दिया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। न वैभव तो मुझे बहुत पसंद था। कितना होनहार लड़का था, कितना अच्छा पढ़ता था। मैं उसके साथ जानबूझकर भला ऐसा क्यों करूँगी? संध्या, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कहकर संध्या ने अपने पर्स से वह तस्वीर निकाली और मलिक मैम को मेट दी। मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैम, वह बहुत खूबसूरत और उतनी ही होशियार भी है। हमारे स्कूल में आने के बाद वह ये सोच रही थी कि उससे बेहतर यहाँ कोई नहीं है, परंतु मैम, हुआ यह कि परीक्षा में पूरी क्लास में मैं फर्स्ट आ गई। इस बात से उसे इतना आघात लगा कि उसने इसे अपना अपमान समझकर स्कूल ही छोड़ दिया। जाते समय मुझे यह चैलेंज देकर गई कि याद रखना, अगले वर्ष से 10वीं बोर्ड में वह ही पूरे शहर में टॉप करेगी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करती रही और पूरे शहर में मैं ही फर्स्ट आई। मैम, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं तो उसे भूल गई, लेकिन वह यह भूल नहीं पाई कि मेरी वजह से उसकी एक बार फिर हार हुई है। उसने मन ही मन दुश्मनी पाल ली। उसने वह शहर भी छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश फिर वह उस कॉलेज में आ गई जहाँ उसे वैभव का इनकार सुनना पड़ा। वैभव तो वह सब भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन शालिनी के जीवन की सुई वहीं अटक गई। इसी बीच उसने यह भी पता लगा लिया कि वैभव और मेरी सगाई हो चुकी है। अपने दोनों दुश्मनों को इस तरह जीवन साथी बनता देख उसकी स्त्रियां चरमोत्कर्ष कर होगी, इसलिए उसने इस तरह वैभव को अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। अच्छा तो संध्या, क्या वैभव तुम्हारे पति हैं? जी हाँ मैम, मैं इस कॉलेज में इसीलिए आई हूँ ताकि अपने निर्दोष पति को इंसाफ दिला सकूं। यह सच की लड़ाई है मैम, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी सच का ही साथ देंगी। मैम, इतने अच्छे लड़के का जीवन क्या आप यूं ही षड्यंत्र का शिकार होकर बर्बाद होने देंगी? उसने हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज से उसे गलत आरोप लगाकर निकाल दिया गया।
परिणाम स्वरूप अब वह एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रहा है। मैम, क्या इतने सबूत वैभव की बेगुनाही के लिए काफ़ी नहीं है? प्रोफेसर मलिक एक टक संध्या को निहारे जा रही थी। उसकी आंखों में उन्हें सच्चाई और विश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा था। संध्या के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने कहा, संध्या, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लड़की किसी का जीवन इस तरह बर्बाद कर सकती है। इस पूरी घटना का एक ऐसा पक्ष भी हो सकता है, कभी दिमाग में आया ही नहीं। आज तुमने यह सब सबूत लाकर मेरी आंखें खोल दी है। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम को इस सच्चाई से रूबरू करवाऊंगी और वैभव को उसकी खोई हुई इज्जत भी वापस दिलवाऊंगी। मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है कि मैं अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो किसी का बुरा करके उसके दुख की वजह भी नहीं बन सकती। संध्या, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मैम। आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना, तथ्यों को समझा और माना, अपना समय भी दिया। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। नहीं संध्या, मैंने तो सिर्फ अपनी गलती स्वीकारी है और उसे ठीक करने की अब कोशिश अवश्य ही करूंगी। बाकी तो जो भी किया है एक नारी ने, एक पत्नी ने किया है। तुमने तो यही एक छोटी सी मन की अदालत खोलकर रख दी और जज मुझे बना दिया। मैं क्या करती? वैभव ने कहा था कि उसे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, उसे सिर्फ उसके ऊपर लगा यह दाग मिटाना है। मैम, शालिनी को अदालत में जाना चाहिए था, पर वह डरती होगी कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसलिए उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। संध्या इतना कहते कहते रो पड़ी। उसे चुप कराते हुए प्रोफेसर मलिक ने कहा, संध्या, अपने आंसुओं को पोंछ लो। अब तो तुम्हारे खुशी के दिन आने वाले हैं। मैं प्रिंसिपल मैम से बात करके जल्दी से जल्दी वैभव को उसका सम्मान वापस दिलवाऊंगी। संध्या अपने घर चली गई, लेकिन प्रोफेसर मलिक बेचैन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये कैसा अन्याय कर दिया। उन्होंने रात को ही प्रिंसिपल मैम को फ़ोन कर दिया और कहा, मैम, मुझे आपसे बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय में बात करनी है। क्या मैं अभी आपके घर आ सकती हूँ? क्या हुआ मलिक? रात के 10 बज रहे हैं इस वक्त। ऐसी क्या बात है मलिक? फ़ोन पर मैं आपको नहीं बता सकती, और यदि बताऊंगी नहीं तो रात भर सो भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, इतना ही ज़रूरी है तो आ जाओ। थैंक यू मैम। प्रोफेसर मलिक ने प्रिंसिपल के घर जाकर अनजानों में हुई अपनी गलती स्वीकार करते हुए शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। केवल एक ही पक्ष की बात सुनने की अपनी और सभी की गलती भी उन्होंने प्रिंसिपल मैम को याद दिलाई। प्रिंसिपल ने कहा, मलिक, यह तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। हमें वैभव की बात सुननी चाहिए थी, हमने उसे मौका ही नहीं दिया। हमें अपनी गलती सुधारनी ही होगी। मैं कल ही एक लेटर में उससे माफ़ी मांग लेती हूँ और चेयरमैन सर से बात करके उसे ऑफर लेटर भी भिजवा देती हूँ। इस गलती को और लंबा नहीं खींचना चाहिए। हाँ मैम। यह सब सुनकर वैभव के पिता
को हार्ट अटैक आ गया। वह उन्हें बचा नहीं पाया। वैभव के परिवार को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बेचारा एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर रहा है। हमारी गलती के कारण एक निर्दोष का परिवार कहां से कहां पहुंच गया। तुम ठीक कह रही हो मलिक, यह सिर्फ तुम्हारी और मेरी गलती नहीं है, ये हमारे समाज में चल रही इस परंपरा की गलती है कि हम ऐसा कोई भी विषय होता है तो पुरुष की बात सुनते ही नहीं हैं। कुछ शालिनी जैसी लड़कियां इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं। लड़कों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए उसकी बात रखने का, और हमें उनकी भी पूरी बात सुननी चाहिए। दूसरे दिन शनिवार था, छुट्टी का दिन, फिर भी प्रिंसिपल मैम अपने कॉलेज गई। वह इतनी बेचैन थी कि सोमवार तक का इंतज़ार न कर पाई। उन्होंने एक ऑफर लेटर बनाकर पियून को दिया और कहा, ये वैभव सर के घर जाकर उन्हें दे आओ। जी मैम। संध्या आज बहुत खुश थी। इस खुशी को उसने अपने सीने में छुपा कर रखा था। वह जानती थी कि प्रिंसिपल मैम का जवाब खुशियों भरा ही होगा। फिर भी उसने वैभव को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुबह लगभग 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। संध्या दौड़ी दरवाज़ा खोलने के लिए, पर वैभव को देखकर वह वहीं रुक गई। कॉलेज के पियून को देखकर वैभव हैरान था। अरे भोला, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? सर, प्रिंसिपल मैम ने यह कागज़ दिया है आपके लिए। इतना सुनते ही संध्या भी वहाँ आ गई। वैभव ने लेटर खोला तो वह हैरान रह गया। ऑफर लेटर पढ़ते समय उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। संध्या की आंखों में भी खुशी और अपनी जीत के आंसू छलकते दिखाई दे रहे थे। वैभव ने संध्या को गले से लगा लिया। यह उस विश्वास की जीत थी जो संध्या ने अपने पति वैभव पर किया था। वे एक दूसरे की बाहों में समाये थे। इस समय यह पल बहुत खुशी के थे। इन्हीं पलों के बीच कुछ आंसू उस दुख के थे जो वैभव ने इतने समय से भोगा था। वैभव ने कहा, थैंक यू संध्या, तुमने यह सब कैसे कर लिया? वैभव, थैंक यू मत कहो, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे प्यार के कारण दहलीज से बाहर कदम रखने से पहले मैंने तुम्हारी बात सुनना ज़रूरी समझा और मेरे कदम घर में वापस आ गए। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम एकदम सही कह रहे हो। उसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं रही कि शादी के पहले तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम जैसा जीवन साथी पाया है जो एक लड़की की गलती होने के बाद भी उससे कोई बदला नहीं लेना चाहता, सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहता है। वरना हमारे पास जीतने के लिए पर्याप्त सबूत थे। वैभव और संध्या की बातें सुनकर निराली भी वहां आ गई। उन दोनों की आंखों में भरे हुए आंसू और चेहरे पर संतोष की झलक देखकर निराली ने संध्या से कहा, संध्या बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और खुशी है कि मैंने तुम जैसी बेटी पाई है। हमारी यह जीत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने तो हमारे परिवार की डूबती हुई नैया को किनारे लगा दिया। संध्या, मुझे हर समय यह बात सताती थी कि शादी से पहले हमने तुमसे सच्चाई छुपाई। हम बताना चाहते थे, लेकिन वैभव के ताऊ जी एक ही बात कहते थे कि यह दिन हमेशा
ऐसे थोड़ी रहेंगे, हमारी कोई गलती नहीं है, ये हालात जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। संध्या बहुत ही प्यारी बच्ची है, हमें इस रिश्ते को टूटने नहीं देना है। संध्या, तुमने ताऊ जी की बात को 100% सही साबित भी कर दिया। बस बेटा, उन्हीं की बातें मानकर हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। संध्या बेटा, हमें माफ़ करें। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जो भी हुआ था उसमें वैभव की क्या गलती थी? बस भाग्य की लिखी वह एक लकीर थी जो अब मिट गई है। माँ, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी इतना प्यार करने वाली माँ और वैभव जैसा पति मिला है। संध्या और वैभव ने झुककर निराली के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। खुशी की यह खबर जल्दी ही वैभव की बहन वंदना तक भी पहुंच गई। यह सुनते ही वह दौड़ी चली आई। उसके बाद संध्या और वैभव अपने ताऊ जी के पास गए। ऑफर लेटर दिखाते हुए दोनों ने उसका आशीर्वाद लिया। ताऊ जी ने संध्या की तरफ देखते हुए कहा, संध्या, तुमने तो वह काम कर दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व है। सोमवार को वैभव और संध्या साथ में जब कॉलेज पहुँचे तब कॉलेज का पूरा स्टाफ और सभी स्टूडेंट वैभव के स्वागत के लिए आ गए। ये वह पल थे जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई थी। प्रिंसिपल मैडम ने आगे बढ़कर वैभव से सॉरी कहते हुए कहा, मिलाया। उन्होंने कहा, वैभव, बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें संध्या जैसी पत्नी मिली है, जिसने यह लड़ाई लड़ी और जीती भी। हमें हमारी गलती का एहसास भी कराया और समाज को एक संदेश भी दिया कि हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले उसकी बात अवश्य ही सुननी चाहिए, ताकि वैभव की तरह किसी निर्दोष को दोषी न करार दिया जाए।